हम जनसंख्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और जनसंख्या में कल हमने देखा था पॉपुलेशन में, हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखी थी, वृद्धि दर, उसके साथ साथ दशकीय वृद्धि दर देखने के अलावा हमने घनत्व डेंसिटी पॉपुलेशन की डिस्कस की थी, और पॉपुलेशन की ग्रोथ की जो हिस्ट्री है उसको भी हमने देखा था, प्लस जनसंख्या घनत्व और इन सब के साथ साथ हमने वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी डिस्कस किया था। अब ये 3 टॉपिक्स जो हैं स्टार्टिंग के, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम साक्षरता, लिंगानुपात और ग्रामीण व शहरी जनसंख्या जो है उसको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता की यदि बात करें तो बड़े स्तर पर साक्षरता यदि हम देखें तो 1961 का जो वर्ष है, पहली बात तो साक्षरता कहते किसको हैं? 7 वर्ष से अधिक उम्र वाले, 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले ऐसे व्यक्ति जो पढ़ना और लिखना जानते हैं उन्हें साक्षर माना जाता है। और साक्षरता जो है इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे भारत में साक्षरता की दर बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, धीमी गति से बढ़ रही है बट फिर भी बढ़ रही है। तो अब 1961 जो है, इस वर्ष के बाद साक्षरता में तेजी से, तीव्र गति से वृद्धि हुई है। और 1961 के बाद अगर हम देखें, 61 में साक्षरता दर थी 28.3 के आसपास, 28.3 के आसपास, और 2011 में आते आते ये 73% हो गई है। ये ओवरऑल लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों को इंक्लूड करके। तो लिटरेसी जो है वो काफी बड़ी है 1961 से लेकर और 2011 तक। अब 50 वर्षों में, 61 से लेकर अगर हम देखें तो 50 वर्ष हो जाते हैं लगभग। इन 50 वर्षों में, 50 इयर्स में जो वृद्धि हुई है साक्षरता की, वो 3 गुना हुई है। 3 टाइम्स जो है वो बढ़ चुकी है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट तो 3 टाइम्स बढ़ी है, बट अगर हम मेल और फीमेल के डेटा को ध्यान से कंसिडर करें और देखें तो उसमें हम पाएंगे कि पुरुष साक्षरता दर जो है 1961 में पुरुष साक्षरता दर थी 40.40%, 40% के आसपास थी, और वो बढ़कर 2011 में 80% के आसपास हो गई। इसका मतलब पुरुष साक्षरता जो है वो कितनी बढ़ गई है? 2 गुना बढ़ी है, 2 टाइम्स बढ़ी है। और महिलाओं की जो साक्षरता है, 1961 में महिला साक्षरता थी 15% के आसपास, जो अब बढ़कर हो गई 64%, 64% 2011 में। तो ये देख के साफ नजर आ रहा है कि इन 50 वर्षों में जहां पुरुषों की साक्षरता 2 गुना बढ़ी है, वहीं पर महिलाओं की साक्षरता जो है ये 4 गुना बढ़ी है। इस तरह के जब प्रश्न प्री में आते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि महिलाओं की साक्षरता इतनी बड़ी हो, 4 गुना तो नहीं बढ़ी, बट आंकड़े अगर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि पुरुषों की साक्षरता दर की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ी है। हालांकि अभी भी महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के बराबर नहीं पहुंच पाई है, बट इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। तो ये चीज, ये पॉइंट आपको मेनली ध्यान रखना है प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए। उसके अलावा 1981 जो है, 81 के बाद तो साक्षरता में बहुत ही ज्यादा स्पीड या बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से वृद्धि हुई, बहुत तेजी से जो है ग्रोथ लिटरेसी रेट में हुई है। उसके पीछे रीजन ये है कि 81 के बाद गवर्नमेंट की भी कुछ ऐसी पहल रही, सरकार ने जो है लिंग के आधार पर भेद जो है उसको समाप्त करने के कई सारे प्रयास किए। उसके साथ साथ शिक्षा के स्तर में भी बहुत सारे प्रयास हुए। इन्हीं सब के चलते सामाजिक विकास भी हुआ और सोशल डेवलपमेंट आदि के कारण महिलाएं जो हैं उनको भी बराबर का अधिकार मिलने लगा, और थोड़ा थोड़ा जो है उनको भी साक्षरता में उनका भी आंकड़ा बढ़ता रहा महिलाओं का। हालांकि अभी भी स्थिति जो है काफी गंभीर है, अभी भी महिलाएं काफी पुरुषों से पीछे हैं साक्षरता के आधार पर, और कई जो क्षेत्र हैं वहां पर महिलाओं का विकास इतना नहीं हो पाया है। तो इसीलिए सामाजिक जागरूकता, सरकारी प्रोत्साहन, लैंगिक विभेदीकरण, इन सब के चलते थोड़ी महिला साक्षरता में बढ़ोतरी हुई है और तेज गति से बढ़ोतरी हो भी रही है। फिर भी महिलाएं अभी तक पुरुषों के बराबर नहीं पहुंची। और साक्षरता का आधार पे अगर हम देखें तो भारत में हमें प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलती है, रीजनल डिफरेंसेस हैं साक्षरता के आधार पर। पश्चिम से जब हम पूर्व भारत की तरफ जाते हैं, वेस्टर्न इंडिया से ईस्टर्न इंडिया की तरफ जब आप जाएंगे तो धीरे धीरे लिटरेसी रेट बढ़ती है, और उसके साथ साथ आप नॉर्दर्न इंडिया से, उत्तरी भारत से जब आप दक्षिणी भारत की तरफ जाते हैं तो भी साक्षरता बढ़ती है। इसका मतलब ज्यादा पिछड़ा हुआ भाग कौन सा है? पश्चिमी भारत वाला, और इवन जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में भी लिटरेसी थोड़ी कम है, बाकी एरियाज में थोड़ी थोड़ी फिर भी लिटरेसी ज्यादा है। अब देखिए, अगर हम भारत की लिटरेसी देखें, इंडिया की अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो भारत की लिटरेसी रेट 2011 में कितनी है? 73%।
इस 73% को जो इंडिया की लिटरेसी रेट है इसको हम एवरेज मान रहे हैं, औसत। औसत स्तर पर अगर ये लिटरेसी रेट है तो कुछ राज्यों में इस 73% से ज्यादा लिटरेसी होगी, कुछ राज्यों में 73% से कम लिटरेसी होगी। अब कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें साक्षरता इससे कम या ज्यादा है, उसका मैप आप एग्जाम में बना सकते हैं। और अगर आंसर आए, साक्षरता का वितरण पूछा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेसी पूछी जाए, तो आप इस तरह के मैप से जो है शॉर्ट में भी समझा सकते हैं। तो अगर देखें एवरेज से ज्यादा लिटरेसी वाले स्टेट्स कौन कौन से और एवरेज से कम लिटरेसी वाले स्टेट्स, तो जो ये ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे हैं वो एवरेज से ज्यादा लिटरेसी वाले, ज्यादा साक्षरता वाले राज्य है। उसमें ज्यादा साक्षरता वाले राज्य में कौन कौन से सम्मिलित हैं, तो देखिए इसमें सम्मिलित है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़ यहीं पर है, छोटा सा अलग से नहीं बनाया गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनमें साक्षरता अधिक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनमें, चंडीगढ़ में हाई लिटरेसी है। और उसके अलावा यहाँ पर सिक्किम में ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। और ये जो नीचे वाले हैं, पूर्व में भी दक्षिण पूर्व वाला जो भाग है, मिजोरम वाला, त्रिपुरा वाला, वहां पे साक्षरता ज्यादा है। उत्तर वाला, नागालैंड वाला जो पार्ट है और असम वाला पार्ट, वहां पे लिटरेसी थोड़ी कम है। तो यहाँ पर अगर देखें वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, मेघालय के अलावा यहाँ पर है नागालैंड में फिर भी लिटरेसी अधिक है। असम और इसमें अरुणाचल प्रदेश में कम है। नागालैंड के अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब राज्यों में लिटरेसी हायर देन एवरेज है। गुजरात, महाराष्ट्र, उसके साथ साथ यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज भी है मार्क्स, दादरा नागर और दमन और दीव, यहाँ पर भी लिटरेसी 73% से ज्यादा है। उसके बाद गोवा के अलावा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के साथ साथ यहाँ पुडुचेरी भी इंक्लूडेड है, और लक्षद्वीप। इन सब क्षेत्रों में, लक्षद्वीप के अलावा अंडमान निकोबार भी, इन सब क्षेत्रों में लिटरेसी रेट 73% से ज्यादा है। और ऐसे राज्य जिनमें 73% से कम है लिटरेसी साक्षरता, उसमें है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी, एमपी, उसके अलावा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश ही कहेंगे इसको ओवरऑल, क्योंकि 2011 की जो जनगणना आई थी या सेंसस आया था, उसमें ओवरऑल आंध्र प्रदेश को ही बताया गया है, तेलंगाना अलग से नहीं दर्शाया। तो आंध्र प्रदेश, उसके अलावा यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश, इनमें लिटरेसी 73% से थोड़ी कम है। तो ये औसत से ज्यादा और कम वाले राज्य का मैप आप धीरे धीरे बनाकर और उसको एक दो बार लर्न करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इजी वे आउट है, अगर क्वेश्चन आ जाता है मेंस में तो शॉर्ट में आप इसको तो एटलीस्ट याद कर ही सकते हैं, एवरेज से ज्यादा और एवरेज से कम वाले को। तो ये इजी वे आउट है और इस तरह से आप ड्रॉ करके डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं लिटरेसी का। पैटर्न समझ में आ रहा होगा। बेसिकली अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो जो है लिटरेसी बढ़ती है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ भी जाते हैं तो लिटरेसी बढ़ती है। यहाँ पर हालांकि एक पैच है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला, यहाँ लिटरेसी ज्यादा है। और साउथ इंडिया में भी कौन से कोस्ट पे ज्यादा है, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, पश्चिमी भाग जो है उसकी तरफ ज्यादा लिटरेसी पाई जाती है। तो ये पैटर्न समझिए। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ज्यादा लिटरेसी, पैटर्न समझ में आ जाएगा तो मैप लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। अब आगे अगर देखें तो साक्षरता अधिकतम जिन राज्यों में पाई जाती है, हाईएस्ट लिटरेसी है केरल में, लक्षद्वीप में और मिजोरम में, और लोवेस्ट लिटरेसी बिहार में पाई जाती है। आपको ये जो टॉप है ये याद रखने, हाईएस्ट केरल में, लोवेस्ट बिहार में। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान में भी पीछे, तो राजस्थान जो है पीछे से मतलब न्यूनतम में तीसरे स्थान पर है, इसलिए राजस्थान की बहुत खराब स्थिति है साक्षरता के आधार पर अगर देखा जाए तो नेशनल एवरेज से काफी कम है। अब ओवरऑल हम लिटरेसी जो है, जिस तरह से अभी एवरेज वाला मैप बनाया था, उसके अलावा हम एक और तरीके से मैप बनाकर और वितरण को बता सकते हैं लिटरेसी के डिस्ट्रीब्यूशन को। एक तो 90% से ज्यादा साक्षरता वाले राज्य, ये बहुत गिने चुने हैं, बहुत थोड़े से हैं। एक तो है दमन और दीव, उसके अलावा यहाँ केरल, लक्षद्वीप और यहाँ पर मिजोरम। तो केवल ये राज्य हैं जिनमें 90% से ज्यादा हमें लिटरेसी देखने को मिलती है, साक्षरता। इन सब के अलावा 80 से 90% साक्षरता दर जिन राज्यों में है उनको अब नोट करते हैं। तो 80 से 90% साक्षरता दर आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी,
दिल्ली, दिल्ली के अलावा आपको मिलेगी यहाँ दादरा नागर हवेली वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र में मिलेगी, तमिलनाडु और पुडुचेरी वाले पार्ट में मिलेगी, और यहाँ पर त्रिपुरा और सिक्किम में भी आपको 80 से 90% के बीच में लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 70 से 80%, 70 से 80% साक्षरता किस किस राज्य में है। तो 70 से 80% हमें लिटरेसी देखने को मिलती है पंजाब में, पंजाब के अलावा यहाँ पर हरियाणा में, चंडीगढ़ में भी लिटरेसी जो है वो हाई है, हालांकि इस वाले पार्ट में नहीं है, हाँ चंडीगढ़ भी इसी में है 70 से 80% वाले में। उत्तराखंड, उत्तराखंड भी 70 से 80 में है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये कर्नाटक, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में हमें 70 से 80% देखने को मिलती है लिटरेसी। अच्छा, ये 80 से 90% में मैंने अंडमान निकोबार आपको नहीं बताया, अंडमान निकोबार भी 80 से 90 वाले जोन में है। सबसे कम लिटरेसी वाले, सबसे कम साक्षरता वाले जो राज्य है वहां पर 60 से 70% के बीच लिटरेसी पाई जाती है, और राजस्थान उनमें से ही एक है, कम साक्षरता वाले राज्यों में एक। तो जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ है साक्षरता में, राजस्थान पिछड़ा हुआ है, राजस्थान के अलावा यूपी, एमपी ये सब पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर बिहार, झारखंड, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण भारत में अगर देखें आंध्र प्रदेश पिछड़ा हुआ है। तो ये सब राज्य काफी पीछे हैं लिटरेसी लेवल में। तो ये हो गया साक्षरता का इस प्रकार वितरण भी बताया जा सकता है। जोन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं पूरे इंडिया को, हाई लिटरेसी जोन, लो मीडियम लिटरेसी जोन, लो लिटरेसी जोन और वेरी लेस लिटरेसी जोन, अधिकतम साक्षरता वाले क्षेत्र, अधिक साक्षरता वाले क्षेत्र, मध्यम साक्षरता वाले क्षेत्र या निम्न साक्षरता वाले क्षेत्र। इस तरह से जोन में डिवाइड करके भी आप बता सकते हैं। सिर्फ ये है कि एवरेज वाला इजीली याद होता है मैप, इस वाले मैप को थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है, तो एवरेज वाला भी याद किया जा सकता है ताकि आपको अच्छे से आप एग्जाम में प्रेजेंट कर सके। बट कोई तो मैप बनाना ही पड़ेगा एग्जाम में, इसलिए आपको आना चाहिए। अभी जो मैंने आपको बताया था कि 1961 के बाद जो लिटरेसी है वो काफी बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, तो ये 1961 है। 1961 के बाद अगर आप देखें 28% थी, 28% थी लिटरेसी, जो 2011 में बढ़कर 73% के आसपास हो गई। और 1961 में 40% थी मेल लिटरेसी और वो बढ़कर 80% के आसपास हो गई। फीमेल लिटरेसी 15% के आसपास थी, जो 64% के आसपास हो चुकी है अब बढ़कर। अगर हम 1901 में देखें, 1901 में सोचिए टोटल लिटरेसी कितनी थी, 5%, ओनली 5%। इसमें से 9% मेल थे और फीमेल लिटरेसी तो आप देखिए 0.6%, 0.6%। सो लोवेस्ट लेवल जो है हमें लिटरेसी का देखने को मिलता है 1901 में। धीरे धीरे उसके बाद निरंतर जो है साक्षरता में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, बट फिर भी महिलाएं अभी काफी पीछे हैं। पुरुष और महिला साक्षरता में अभी भी काफी बड़ा गैप है, अंतर है, उस अंतर को भी हम देखेंगे। उससे पहले महिला साक्षरता की बात करते हैं। फीमेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी जो है, महिला साक्षरता दर भारत की 64.64% है, 64.64%। और सर्वाधिक साक्षरता, महिला साक्षरता किसमें पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। और केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा आपको फीमेल लिटरेसी देखने को मिलेगी। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य जो है वो बिहार है, सबसे कम बिहार में है 51%। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम महिला साक्षरता दादरा नागर हवेली वाले क्षेत्र में पाई जाती है। दादरा नागर हवेली में कम है काफी ज्यादा महिला साक्षरता स्पेशली। तो टोटल लिटरेसी के डेटा अलग होते हैं, फीमेल लिटरेसी के डेटा अलग होते हैं। तो महिला साक्षरता में दादरा नगर हवेली काफी पिछड़े हुई है। अब अगर देखें महिला साक्षरता सर्वाधिक में सीक्वेंस देखा जाए, पहला नंबर तो आपने देख ही लिया था, केरल है यहाँ पर। केरल के बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम है, तीसरे नंबर पर लक्षद्वीप, फिर गोवा और फिर त्रिपुरा। न्यूनतम जो है महिला साक्षरता उसमें बिहार है। बिहार के बाद सेकंड लास्ट राजस्थान की स्थिति है। सोचिए राजस्थान बिहार के बाद दूसरे नंबर पर है, नीचे से दूसरे नंबर पर फिर झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। तो काफी खराब स्थिति है राजस्थान की साक्षरता दर में देखे जाए तो, स्पेशली महिला साक्षरता दर की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति काफी खराब है। अब अगर पुरुष साक्षरता को देखें, मेल लिटरेसी,
तो मेल लिटरेसी में आप देखिए भारत की जो पुरुष साक्षरता दर है वो 80% के आसपास है, 80.80% है वैसे, और सर्वाधिक पुरुष 80.80% के आसपास सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है, हाईएस्ट मेल लिटरेसी वो किस में है, केरल में। हाईएस्ट फीमेल भी किस में थी, वो भी केरल में थी, 96.1%। और केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज में अगर देखें तो पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में, इवन फीमेल लिटरेसी भी लक्षद्वीप में ही ज्यादा थी। सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे कम मेल लिटरेसी हमें बिहार में देखने को मिलती है, और यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम हमें देखने को मिलती है दादरा नागर हवेली में सबसे कम है। सो ये ऑलमोस्ट जो डेटा है हमें मिलता जुलता ही नजर आ रहा है, जहां पर महिला साक्षरता थी जिस तरह की, वहीं पर पुरुष साक्षरता उसी तरह की है, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले में डेटा में कोई खास अंतर नहीं। अब सबसे बड़ी चीज, पुरुष और महिलाओं की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, उसमें डिफरेंस जो पाया जाता है, ये अंतर सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, तो ये अंतर सबसे ज्यादा है, एक तो 16.3% के आसपास तो भारत का एवरेज है। औसत स्तर पे भारत में महिलाओं और पुरुष के बीच में साक्षरता में 16.3% का गैप रहता है, ये डिफरेंस रहता है। और सबसे ज्यादा ये जो डिफरेंस है, ये ताज पहना है राजस्थान ने। तो सबसे ज्यादा मेल और फीमेल लिटरेसी में डिफरेंस राजस्थान में पाया जाता है। अगर आप राजस्थान में हैं, महिला हैं, फीमेल हैं और पढ़ रही हैं, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में जहां पर इतना अंतर है साक्षरता दर में महिलाओं और पुरुष के, उसमें उस राज्य में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं फीमेल होकर, दैट मीन्स यू आर वन ऑफ द लकी पर्सन्स आउट देयर। ओके, न्यूनतम जो है, सबसे कम अंतर कहाँ पाया जाता है, तो सबसे कम अंतर देखने को मिलता है मेघालय में। तो मेघालय में डिफरेंस नहीं किया जाता है वहां पे ज्यादा। आपने देखा होगा मेघालय वगैरह जो है ये काफी आगे है लिटरेसी में। मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, ये महिलाओं को काफी शिक्षित करते हैं। वहां पर महिला प्रधान समाज भी है, कुछ एक कबीलों का, जनजातियों का, तो वहां पे फिर भी महिलाओं को थोड़ा महत्व मिल रहा है। तो मेघालय में न्यूनतम अंतर है। न्यूनतम अंतर का मतलब महिलाओं और पुरुष के बीच में गैप कम है, लिटरेसी को लेकर दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, बराबर का अधिकार सा मिलता है। अब जो है नेक्स्ट चीज अगर देखें, फीमेल लिटरेसी, मेल लिटरेसी और डिफरेंस वगैरह हमने देख लिया। तो लिटरेसी बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मेनली डिस्कस करेंगे सेक्स रेशियो। अब हम सेक्स रेशियो अगर देखें, लिंग अनुपात, तो लिंग अनुपात जो देखा जाता है उसमें देखा क्या जाता है, उसमें ये देखते हैं कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। प्रत्येक भारत में जितनी जनसंख्या है उसमें प्रत्येक 1000 पुरुष के ऊपर कितनी महिलाएं हैं। और भारत का अगर 2011 का सेंसस देखा जाए, जनगणना, तो भारत का लिंग अनुपात 943 है, 943। और अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखें तो 1920 से 41 के बीच में, 1920 से 41 के बीच में लिंग अनुपात जो है ये काफी कम हुआ था, काफी गिरावट आई। और 1951 के बाद जो थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली। अभी ये डेटा आपको ऐसा लग रहा होगा, अभी मैं आपको एक चार्ट के थ्रू दिखाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। 1951 की जो जनगणना थी इसके दौरान थोड़ी सी वृद्धि हुई, पर स्वतंत्रता के बाद भी जितनी एक्सपेक्टेड थी, जितनी उम्मीद थी, उतनी लिंगानुपात में सुधार नहीं हुआ। क्योंकि चलो स्वतंत्रता से पहले तो कुछ भी मान ले कि ठीक है, उस टाइम इतने ज्यादा डेवलपमेंट के ऑप्शंस नहीं थे और वो सारी चीजें, बट स्वतंत्रता के बाद भी ज्यादा लिंग अनुपात में सुधार नहीं देखने को मिला। थोड़ा थोड़ा कुछ एक वर्षों में वृद्धि हुई, बट अभी तक भी जो है कोई खास वृद्धि दर्ज नहीं हो पाई है। तो लिंग अनुपात में गिरावट देखी गई है। 1951 में थोड़ी वृद्धि हुई, उसके बाद निरंतर जो है गिरावट देखी गई है, कमी आई है फीमेल जो सेक्स रेशियो जो है उसमें। और 1981 में भी थोड़ी सी वृद्धि हुई, इसके बाद 1991 में न्यूनतम लिंग अनुपात रहा। तो ये अक्सर प्री वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूनतम लिंग अनुपात कौन से वर्ष में दर्ज किया गया, वो था 1991, 927 था लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो वाज 927, इट वाज रिकॉर्डेड इन 1991। अब भारत में लिंग अनुपात जो है विश्व के स्तर पर अगर देखें, वर्ल्ड में एवरेज जो सेक्स रेशियो पाया जाता है वो है 984 जो है ये डेटा है इंटरनेशनल लेवल का, वर्ल्ड लेवल का, और इससे हम बहुत दूर है। इंडिया की कितनी है इंटरनेशनल लेवल पे, 984 चाहिए होता है, इंडिया का 943।
काफी कम है इंडिया का। सो इंडिया का ऑलमोस्ट 40 जो है 40 यूनिट्स कम है, या 41 कम के आसपास कम है, तो ये बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अगर हिसाब से देखें तो 3 राज्य तो ऐसे हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें लिंगानुपात बढ़ने की जगह क्या हुआ है, कम हुआ है। अब ऐसे राज्य कौन से हैं वो देखिए। राज्यों में बिहार में कमी आई है लिंगानुपात में, बिहार में शिक्षा की भी कमी है, लिंगानुपात भी घटता जा रहा है, तो ये सोशल इंडिकेटर्स जो है बिहार के काफी खराब हैं, तो बिहार में घटती जा रहा है लिंगानुपात। जम्मू कश्मीर में भी कम हुआ है इस सेंसस के दौरान 2011 के, और तो और गुजरात में भी कमी दर्ज हुई है लिंगानुपात में। और केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में अगर हम देखें तो दमन और दीव में कमी आई है, दादरा नगर हवेली में कमी आई है, तो इन सब राज्यों में लिंगानुपात में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। बाकी सब स्टेट्स में क्या हुआ है, थोड़ा बहुत सेक्स रेशो जो है उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। तो सेक्स रेशो बाकी राज्यों में बढ़ा है, केवल इन्हीं राज्यों में कमी आई है, और बढ़ना ही चाहिए, विकास का सूचक होता है सेक्स रेशो। अब अगर देखें सबसे ज्यादा सेक्स रेशो पाया जाता है केरल में, शिक्षा का स्तर भी सबसे ज्यादा कहा था केरल में ही था। अब सबसे कम जो है राज्यों में सबसे कम सेक्स रेशो हमें हरियाणा में देखने को मिलता है, और यूनियन टेरिटरीज में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात पुडुचेरी में है, और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो दमन और दीव में पाया जाता है। तो ये एग्जैक्ट ये जो टेबल है ये याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्री में काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि उच्चतम जो है लिंगानुपात किसमें और न्यूनतम किसमें। अब अगर लिंग अनुपात देखें जो भारत का है कितना 943, इसके बेसिस पर, इस एवरेज के बेसिस पर अगर हम देखें कि औसत से ज्यादा लिंग अनुपात वाले राज्य और कम लिंग अनुपात वाले राज्य कौन से हैं, तो देखिए ऑरेंज कलर से जो है वो औसत से ज्यादा लिंग अनुपात वाले राज्य हैं। उसमें है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, और बाकी सब राज्य जो हैं उनमें लिंगानुपात थोड़ा कम है। इवन दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में भी लिंगानुपात भारत के औसत स्तर से काफी कम देखने को मिलता है। तो ये सेक्स रेशो की बेसिक चीजें हुई। अब मैं आपको जो फिगर बता रही थी, तो देखिए चार्ट के थ्रू अगर हम देखें पूरा जर्नी 1901 से लेकर और अभी तक, आपको साफ चार्ट में नजर आ रहा होगा कि 1901 में 1901 में भारत का जो लिंग अनुपात है वो काफी उच्च था, 972 था, और अब जो है 2011 तक आते आते भी 972 तक हम पहुंच नहीं पाए, हमारा केवल 943 है। तो शुरू में 1901 में सेक्स रेशियो वाज वेरी हाई, बट ग्रेजुअली जो है उसमें डिक्लाइन हुआ है, और अभी भी हम उस हाईएस्ट लेवल पे जो था हमारा पहले हिस्ट्री में उतने लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए लिंग अनुपात में काफी कमी दर्ज हुई है, और ये जो लिंग अनुपात है उसमें 1991 में सबसे ज्यादा कमी आई, 927 हो गया है। और बीच में जो मैंने बताया था कि अभी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था पैराग्राफ में, 1901 के बाद निरंतर गिरावट आई, और गिरावट के बावजूद थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा था 1951 में, फिर वापस गिरावट आई, फिर थोड़ा सा बढ़ा 1981 में, और उसके बाद वापस गिरा, और 1991 में तो सबसे न्यूनतम स्तर पे पहुंच गया लिंग अनुपात, और उसके बाद धीरे धीरे अब वृद्धि हो रही है। बट अभी भी अगर हम देखें स्वतंत्रता के बाद का आंकड़ा, 1951 में जो डेटा है वो स्वतंत्रता के बाद का है, तो स्वतंत्रता के बाद हमारा सेक्स रेशियो था 946, और अभी एट प्रेजेंट जो है सेंसस ऑफ 2011 में 943 है। इसका मतलब अभी भी हम स्वतंत्रता के बाद जो सेक्स रेशियो था उस लेवल तक अभी भी नहीं पहुंच पाए, उसमें अभी भी 3 पॉइंट कम है। तो बहुत गंभीर स्थिति है, लिंगानुपात बढ़ना चाहिए भविष्य में ताकि भारत का विकास हो सके और बराबरी का अधिकार मिल सके महिलाओं को। अब चाइल्ड सेक्स रेशो की अगर बात करें, बाल लिंग अनुपात की, तो इसमें 0 से 6 वर्षों के बीच में जो शिशु होते हैं उनका लिंग अनुपात देखा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे ज्यादा है, और सबसे कम ये पाया जाता है हरियाणा में। और अगर हम देखें औसत लिंग अनुपात जो है, औसत लिंग अनुपात भारत का 919 है, 919, इससे ज्यादा कुछ राज्यों में और कुछ राज्यों में से कम है।
तो ज्यादा जिन राज्यों में वो सारे आपको दिख रहे होंगे, उत्तर पूर्वी राज्य और पूर्वी राज्य। इसमें पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसके अलावा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उसके अलावा यहाँ दादरा नागर हवेली और ये जो है अंडमान निकोबार, इनमें नॉर्मल से एवरेज से थोड़ा ज्यादा सेक्स रेशो है। 919 के आसपास है और उससे ज्यादा है। और बाकी राज्यों में, बाकी सब स्टेट्स में कमी है। राजस्थान सेक्स रेशो में भी पीछे है, लिंग अनुपात में भी पीछे है, दिख ही रहा होगा आपको। सो ये हो गई लिंग अनुपात की बात। अब यही लिंग अनुपात को अगर आप चाइल्ड सेक्स रेशो और नॉर्मल जो सेक्स रेशो उसको अगर देखें, तो ये चाइल्ड सेक्स रेशो आपको ब्लू कलर की रेखा में दिख रहा है। 1961 के बाद चाइल्ड सेक्स रेशो में काफी गिरावट आई है। आप देखिए, हैरानी की बात है ये गिरावट आना। तो गिरावट आई है और इसी वजह से 2011 में सेक्स रेशो गिरते गिरते पहुंच चुका है 919 में, 919 तक पहुंच चुका है। जबकि जो ओवरऑल सेक्स रेशो है वो कभी घटा है, कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कभी बढ़ा है, और अभी थोड़ा सा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बट शिशु लिंगानुपात में कमी आना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यही शिशु आगे चलकर क्या बनेंगे, एडल्ट्स बनेंगे, और यही काउंट होंगे पॉपुलेशन में। तो भविष्य में हो सकता है कि जो ओवरऑल लिंगानुपात है उसमें भी कहीं कमी ना आ जाए। तो शिशु लिंगानुपात की कमी जो है ये एक संकेत है कि कहीं ना कहीं अभी भी मेल या जो बालक होते हैं उनको बालिकाओं की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, या फिर भ्रूण हत्या की जो चीजें हैं या घटनाएं हैं वो शायद संभवतः ज्यादा घट रही है। तो ये जो है ये यहाँ पर आंकड़े दर्शा रहे हैं इस तरह की चीज को। अब अगर हम बात करें लिंग अनुपात, सेक्स रेशो तो हमने देख लिया। सेक्स रेशो के बाद हम बात करते हैं अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। ये आपस में जुड़ी हुई है। अगर किसी क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है इसका मतलब वहां पर शहरी जनसंख्या कम है। अगर किसी क्षेत्र में शहरी जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर ग्रामीण जनसंख्या ऑब्वियसली कम होगी। तो एक का भी अगर हम डेटा देख लेते हैं तो दूसरे का हमें ऑलरेडी पता चल जाता है। जैसे भारत की जो शहरी जनसंख्या वो 31.5% है। इसका मतलब बाकी जो 100% में से 31.5 माइनस कर दीजिए तो उतनी ही भारत में क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। तो अब जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें, नगरीय जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 1931 एक इम्पॉर्टेंट ईयर रहा है, क्योंकि इसके बाद काफी ज्यादा जो है वृद्धि दर्ज हुई है। और 1931 में जितनी हमारी नेचुरल ग्रोथ होती है, प्राकृतिक वृद्धि, उतनी ही अर्बन पॉपुलेशन में ग्रोथ रही। और इसमें अगर देखा जाए 1931 इतना इंपॉर्टेंट रहा है, इसके बाद शहरी जनसंख्या में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। इसलिए इसको दूसरा जननांक 1931 को शहरी जनसंख्या से संबंधित जननांकीय विभाजक माना जाता है, डेमोग्राफिक डिवाइड इन टर्म्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन माना जाता है। डेमोग्राफिक डिवाइड हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एक तो 1921 है वो डेमोग्राफिक डिवाइड है, उसके अलावा हमने देखा था डेमोग्राफिक डिवाइड 1951 को भी डेमोग्राफिक सेकंड डेमोग्राफिक डिवाइड माना जाता है। अर्बन पॉपुलेशन या शहरी जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, 1931 एक जो है वो जननांकीय विभाजक वर्ष माना जाता है, क्योंकि इसके बाद निरंतर जो है शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है और ग्रामीण जनसंख्या में कमी आई है। इसके पीछे कारण क्या है, शहरों में उपलब्ध होते हैं उद्योग, नौकरी, रोजगार, और कृषि जो है वो धीरे धीरे लाभकारी हो रही है। किसान वगैरह जो हैं, छोटी लैंड होल्डिंग्स छोटी हो गई हैं, कृषि भूमि छोटी हो गई है, बहुत सारे लोग उस छोटी सी कृषि भूमि पर निर्भर करते हैं, इसीलिए उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो शहरों की ओर रुख करते हैं ताकि उनको नौकरी मिल पाए, वो पैसा कमा पाए, बेटर लाइफस्टाइल चाहते हैं लोग। तो जो लोग गांवों में रहते थे, पैसे वाले भी हों और गांव में रहते थे, वो रोजगार के लिए भले ही ना आते हो शहर, बट वो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए शहर की ओर आते हैं। तो शहरीकरण का रुझान बढ़ता जा रहा है, इसीलिए शहरीकरण का रुझान बढ़ने के कारण शहरी जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर्ज हो रही है। अब देखिए, नगरों की अगर हम संख्या देखें, मतलब नंबर ऑफ सिटीज देखें अगर, तो नगरों की संख्या सर्वाधिक हमें तमिलनाडु में मिलती है। तमिलनाडु में नगरों की जनसंख्या सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र वगैरह ये सब आ जाते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, देखिए इसमें तो हम सिटीज देख रहे थे, शहर, केवल सिटीज की बात करें थे, इसमें हम शहरी जनसंख्या की बात करें, अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, शहरी जनसंख्या की अगर बात करें तो दिल्ली, पुडुचेरी में, लक्षद्वीप में, दमन में, गोवा में, मिजोरम में, इनमें ज्यादा पाई जाती है शहरी जनसंख्या, शहरी लोग इनमें ज्यादा है।
और न्यूनतम शहरी जनसंख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, बिहार में, असम में, उड़ीसा में, मेघालय में, यहाँ पर न्यूनतम शहरी जनसंख्या है। इसका मतलब इन स्थानों पर न्यूनतम अगर शहरी जनसंख्या है तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे सर्वाधिक होगी, यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अर्बन कम है तो रूरल ज्यादा होगी। अब नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जो है, हाईएस्ट परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन का जिन राज्यों में पाया जाता है उनमें गोवा में पाया जाता है। तो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ये तो पॉपुलेशन इससे पहले वाला, ये वाला जो हमने देखा था, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या बता रहा है, अर्बन पॉपुलेशन का नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल लिव इन अ सिटी, या फिर कितनी संख्या है लोगों की जो शहरों में रहते हैं, और यहाँ पर प्रतिशत बताया जा रहा है। तो प्रतिशत के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत किसमें है, गोवा में पाया जाता है। क्वेश्चन जैसे पूछा जाए आप वैसे ही आंसर कीजिएगा एग्जाम में। प्रतिशत हमने अलग देखा है, जनसंख्या अलग देख रहे हैं, शहरी जनसंख्या वो नंबर्स में आएगी, आंकड़ों में। उसके अलावा हम जो है शहरी जनसंख्या वगैरह देखने के अलावा मैंने यहाँ पर आपको नगरों की संख्या, सिटीज का नंबर कहाँ ज्यादा है वो भी अलग से बताया। तो जैसे क्वेश्चन हो वैसे आपको आंसर करना है। तो राज्यों में तो गोवा में सबसे ज्यादा परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन का, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज पाया जाता है। अब देखिए, अगर 1901 से 1901 से हम डेटा देखें तो निरंतर शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, और रेट देखिए ग्रोथ की, कितना ज्यादा शहरी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, खास तौर पर 1961 के बाद, 1961 के बाद काफी तेजी से बढ़ी है, और 31 के बाद से कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही है। तो 31 को क्या माना जाता है, शहरी जनसंख्या का एक जननांकीय विभाजक माना जाता है, क्योंकि इसके बाद निरंतर जनसंख्या जो है वो बढ़ी है, और 1961 के बाद ये बढ़ने का जो दर है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा हाई रेट पे इंक्रीज हो रही है अर्बन पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन की जो संख्या है, नंबर, वो यहाँ पर दिखा रखा है। तो टोटल अगर हम देखें, रूरल पॉपुलेशन 1921 में ग्रामीण जनसंख्या लगभग इतनी रही, और वो अब बढ़कर 2011 में इतनी हो गई है, मतलब 223 के आसपास थी, और अब जो है वो बढ़कर हो गई है 833 के आसपास। ये जो है ये मिलियन में बताए गए हैं आंकड़े, मिलियन में ये। और 1921 में अर्बन पॉपुलेशन, शहरी जनसंख्या 28 मिलियन के आसपास थी, जो 2011 में 377 मिलियन के आसपास हो गई है। तो काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है शहरी जनसंख्या में। और आप देखिए इसमें रूरल और अर्बन का ट्रेंड आपको साफ नजर आ रहा होगा। ग्रामीण जनसंख्या में निरंतर घटोतरी देखने को मिल रही है या कमी आ रही है रूरल पॉपुलेशन में, और अर्बन पॉपुलेशन में काफी तेजी आ रही है। धीरे धीरे क्या होगा, शहरी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ग्रामीण जनसंख्या जो है उसकी वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि गांव वाले लोग भी जो है अब कहाँ आ रहे हैं, शहरों की ओर आ रहे हैं, शहरों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। अब देखिए ये सब देखने के बाद कारण क्या है, तो वही मैंने बताया, नगरीय जनसंख्या बढ़ने का कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी होना, नगरों में गांव की अपेक्षा अधिक सुविधा होना, आकर्षण होता है नगरों की ओर, शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकरण, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है इसलिए इजीली लोग आ जा सकते हैं, दूर संचार सेवाएं, फोन करके बता देते कि हाँ ये शहर बहुत अच्छा है, तुम आना, विजिट करना। तो ये जो है संचार सुविधाएं, कृषि का अलाभकारी होना, लघु और कुटीर उद्योग जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त होते जा रहे हैं, इसलिए लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब शहरों की तरफ बढ़ते हुए लोग जो है, अब गांव में लोग कैसे रहते हैं, गांव में कृषि प्रधान जो है अर्थव्यवस्था होती है, कृषि पर ज्यादा लोग निर्भर करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो कुल गांव जो भारत में है वो इतने हैं, ये अभी डेटा याद नहीं होता आपको तो कोई बात नहीं, बस ऐसे रफली देख लीजिए। सर्वाधिक गांवों की संख्या, गांव सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आपने देखा जो उत्तर प्रदेश है उसमें शहरों की संख्या भी ज्यादा है, पर शहरी जनसंख्या की संख्या ज्यादा, जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत दोनों उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं है इतनी। तो उत्तर प्रदेश में गांवों की संख्या सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, उड़ीसा, बिहार, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या
इसमें रूरल पॉपुलेशन की बात करें, ये तो गांव की बात हो रही थी, ये रूरल पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश वगैरह में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये हो गया शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का वितरण। अब इसको अगर हम देखें अर्बनाइजेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, शहरीकरण को के वितरण को अगर देखा जाए तो भारत का औसत है 31.15%, 31.15%। इस 31.15% से जिन क्षेत्रों में ज्यादा नगरीय जनसंख्या है वो क्षेत्र है, राज्य कौन कौन से हैं भारत के, वो देखिए पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, यहाँ पर दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी इसमें एडेड है, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर ये लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार, इन सब में ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, ज्यादा नगरीय जनसंख्या है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, इन सब में ज्यादा है। और बाकी जितने भी राज्य बसते हैं उनमें 31%, 31.15% से कम नगरीय जनसंख्या है। वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसकी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो लगभग भारत के औसत के लगभग बराबर सी है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है। भारत का औसत है 31.15% के आसपास और पश्चिम बंगाल का 31.8 के आसपास है। तो इसलिए 31 के आसपास वेस्ट बंगाल का है। तो इंडियन एवरेज जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है औसत स्तर पे भारत का, उससे मिलता जुलता पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो ये हो गया रूरल और अर्बन पॉपुलेशन। आपको पूछा जाए तो रूरल पॉपुलेशन, यहाँ में हमने अर्बन पॉपुलेशन का मैप बनाया, इसी को रूरल कर देंगे तो रूरल करने में जो जिन राज्यों में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, शहरी जनसंख्या ज्यादा है, उनमें ग्रामीण जनसंख्या की मात्रा थोड़ी कम होगी। अब देखिए हमने ये सब तो डिस्कस कर लिया। पॉपुलेशन आरएस में मेंस में आ सकता है, इसलिए आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था क्वेश्चन पेपर्स में, वो भी देखें। और उसके अलावा इसमें यूपीएससी की अगर बात करें तो आप थोड़ा बहुत प्री के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर माइग्रेशन वाला टॉपिक जो है उसमें ये डेटा आपके थोड़ा सा काम आ सकता है। अब जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 में, उस 2000 में आने वाली नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में जो टारगेट है जनसंख्या के स्थिरीकरण का या जनसंख्या को स्थिर करने का, स्टेबल करने का टारगेट, पहले टारगेट बनाया गया था कि 2045 तक, ये पहले टारगेट था पुरानी जनसंख्या नीति में कि 2045 तक, 2045 तक हम हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की उसको स्टेबल कर देंगे। मतलब हम चौथे चरण में चले जाएंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। बट अब जो है जब ये 2000 की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई, जनसंख्या नीति आई 2000 की, तो इसमें ये टारगेट बढ़ाकर कर दिया गया है 2070। तो अब जनसंख्या जो स्थिर करनी है, स्टेबल करनी है, वो कब तक करनी है? 2070 तक करनी है। 45 तक के टारगेट को बढ़ाकर कर दिया गया है 2070। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। भारत जो है अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है, जननांकीय लाभ की स्थिति में, क्योंकि भारत में अधिकतम जनसंख्या जो है वो क्या है? युवा है। और इसीलिए युवा जनसंख्या के होने पर किसी भी राष्ट्र के विकास जो है वो काफी तेजी से होता है, तीव्र गति से होता है। तो भारत अगर इस जननांकीय विभाजक, जननांकीय लाभांश की स्थिति को उपयोग में ले ले, डेमोग्राफिक डिविडेंड की कंडीशन को अगर यूज में ले ले, तो एक इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। पर यही जननांकीय लाभांश जो है, यही युवा जनसंख्या भविष्य में क्या बनने वाली? वृद्ध जनसंख्या में आने वाली है। तब सरकार की सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए लाभांश की स्थिति में अगर भारत और ज्यादा विकास कर ले तो काफी अच्छा होगा। तो जनसंख्या की बेसिक डेटा हमने देखे और इन्हीं को आपको बेसिकली याद करना है। थोड़े बहुत नंबर्स भी हैं, फिगर्स भी हैं, बट वो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि प्री में भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। इसलिए ये पॉपुलेशन का टॉपिक को अच्छे से आप रिवाइज करें। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।